Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी विस्तृत रूप में हम इस क्लास में देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे हम दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, पशुपालन, सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में व्याख्या करते हुए भी पूरी कंप्लीट हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विदेशी गायों की नस्लें हैं। विदेशी गायों की नस्लें आपको यहां पर बताना है। जर्सी, आयर, सायर, होल्स्टीन, फ्रीजियन, उपरोक्त सभी। अरे इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो याद रखें ऑप्शन डी, विदेशी गायों की नस्लें हैं जर्सी, आयरशायर, होल्स्टीन, फ्रीजियन, और इनके अलावा भी है, वो भी देखिए आप यहाँ पर। तो विदेशी गायों की नस्लें देखो यहाँ पर, जर्सी, आयरशायर, होल्स्टीन, फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, रेड डेन, गर्नरसी, ये सब विदेशी गायों की नस्लें हैं जो आपको याद रखनी है। प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, नीली रावी किस पशु की नस्ल है? अरे नीली रावी, नीली रावी किस पशु की नस्ल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है कि भाई नीली रावी किस पशु की नस्ल है ये। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन बी होगा, ये तो भैंस की नस्ल है। नीली रावी भैंस की नस्ल है। इनका जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, याद रखें, इसका उत्पत्ति स्थान है सतलज रावी नदी, पंजाब। नीली रावी का उपनाम देखो यहाँ पर, पंचकल्याणी, पंचभद्रा। वितरण देखो यहाँ पर, गंगानगर, हनुमानगढ़। और विशेषता क्या है? नीली रावी भैंस की नस्ल जो है, इसकी विशेषता क्या है? आंखें कजरी है बिल्ली की तरह, माथे चेहरे, थूथन पर सफेद चिन्ह, याद रखें। और दुग्ध क्षमता इनकी कितनी है? 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत, याद रखें। और वसा 80% आपको देखना है यहाँ पर। दोस्तों, भैंस की प्रमुख नस्लों में देखो आप यहाँ पर, मुर्रा, भदावरी, सूरती, जाफराबादी, मेहसाना। मेहसाना के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? अरे ये मुर्रा और सूरती की मिश्रित है मेहसाना, याद रखें। और नीली रावी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपको यहाँ पर नोट करना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डोमेस्टिकरस। डोमेस्टिकरस, ये आपको याद रखना है कि ये मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पर और देखो जानकारी, अरे मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेलस डोमेस्टिकरस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस। बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्रा हिरकस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस भी बोलते हैं इसको। और घोड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस केबेलस, याद रखें। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमिडोरियस। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। देखो एक ही क्वेश्चन से कितना सारा कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए जमकर मेहनत करके ये कंटेंट बनाकर लेकर आता हूँ। चलो जल्दी जल्दी लाइक करो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अरे हाथों से दुग्ध दोहन विधि के प्रकार है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाथों से दुग्ध दोहन विधि के प्रकार है। 3, 4, 2, 5। सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। अरे गुरुजी, इसका तो सही विकल्प ए होगा। हाथों से दुग्ध दोहने की विधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यहाँ पर देखो, हाथों से दुग्ध दोहन विधि के 3 प्रकार है। और तीनों प्रकार यहाँ पर देखे, पूर्ण हस्त, चुटकी हस्त, अंगूठा विधि। तो ये हाथों से दूध धोने की विधि है यहाँ पर 3 प्रकार की। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन, पशु के ब्याने के बाद 72 घंटों तक पशु के थनों से दिन तक हल्के पीले रंग का जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? यह आपको बताना है। अरे पशु के ब्याने के बाद 72 घंटों तक पशु के थनों से दिन तक हल्के पीले रंग का जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? दूध, खीस, प्रोटीन, वसा। ऑप्शन बी होगा इसके अंदर।
और इसके बारे में ये भी देखना है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है घीस में। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मुर्गियों के आवास की 2 पद्धतियां हैं। अरे मुर्गियों के आवास की 2 पद्धतियां आपको बतानी है यहाँ पर, केज प्रणाली, डीप लीटर प्रणाली, फीडर, विकल्प ए और बी। इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, याद रखें, अरे इसका सही ऑप्शन होगा डी, केज प्रणाली, डीप लीटर प्रणाली। ये दोनों क्या है, मुर्गियों के आवास की 2 पद्धतियां हैं जो आपको याद रखनी है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोबर गैस में प्रमुख गैसें बनती है। गोबर गैस से प्रमुख गैसें कौन कौन सी बनती है, ये आपको यहाँ पर देखनी है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अरे इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गोबर गैस में प्रमुख गैसें मीथेन बनती है, कितनी बनती है ये याद रखें, 55% है। कार्बन डाइऑक्साइड ये 30% बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये कितनी बनती है, 1%। और इनके अलावा भी और गैसें हैं जो अल्प मात्रा में बनती है, वो कौन कौन सी है, यहाँ पर देखो। गोबर गैस में प्रमुख गैसें बनती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अन्य गैसें जो गोबर गैस में अल्प मात्रा में पाई जाती है, तो यहाँ पर देखो C2, SO2, H2, N2, CO। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, चारागाह कितने प्रकार के होते हैं। अरे चारागाह कितने प्रकार के होते हैं जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इनमें से आपको बताना है। अरे दोस्तों इसमें याद रखें, ऑप्शन ए, चारागाह कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब गुरुजी ये भी बता दो 5 प्रकार के चारागाह कौन कौन से होते हैं, इनके नाम तो होंगे ना। तो यहाँ पर देखो, कृत्रिम चारागाह, प्राकृतिक चारागाह, अस्थायी चारागाह और अस्थायी चारागाह, वार्षिक चारागाह। ये 5 प्रकार के चारागाह हमने यहाँ पर देखे। दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, राजस्थान जीके का ये क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई, ये आपको बताना है। 2005, 2008, 2010, 2012। इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, अरे ऑप्शन ए होगा इसमें। 2005 में राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की गई। इसबगोल उत्पादन के लिए राजस्थान का क्षेत्र है। इसबगोल का उत्पादन करने वाला राजस्थान का वह जिला आपको बताना है जहां पर इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जालोर, अजमेर, कोटा, जयपुर। याद रखें ऑप्शन ए होगा इसमें, इसबगोल, जालोर। इसबगोल का स्थानीय नाम घोड़ा जीरा, इसका स्थानीय नाम क्या है, घोड़ा जीरा। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, जालोर जिले में। इसबगोल की मंडी कहाँ पर है, याद रखें इसबगोल की जो मंडी है वो है भीनमाल, जालोर। यह भी आपको देखना है यहाँ पर। संपूर्ण भारत का लगभग 40% इसबगोल जालोर में उत्पादन होता है, तो यह भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हरित क्रांति किससे संबंधित है। अरे गुरुजी हरित क्रांति किससे संबंधित है यहाँ पर बताना है। सरसों उत्पादन से, गेहूं खाद्यान्न फसल उत्पादन से, चारा उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, अरे हरित क्रांति ये तो गुरुजी गेहूं और खाद्यान्न फसल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अब हम यहाँ पर प्रमुख क्रांतियों के बारे में देख लेते हैं, कितनी क्रांतियां थी। हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, इस प्रकार हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। हरित क्रांति जो कि अभी हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि गेहूं और खाद्यान्न फसल उत्पादन से संबंधित है, वो कौन सी क्रांति है, हरित क्रांति। श्वेत क्रांति ये दूध संबंधित हो गई यहाँ पर। भूरी क्रांति ये खाद्यान्न प्रसंस्करण गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। खाकी क्रांति ये चमड़ा उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति ये टमाटर और मांस से संबंधित है। इसके बाद में और देखो यहाँ पर काली क्रांति। अरे गुरुजी ये काली क्रांति किससे संबंधित है,
तो याद रखें क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है ये। नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित हो गई। पीली क्रांति तिलहन और सरसों उत्पादन संबंधित है। गोल क्रांति ये आलू संबंधित है। देखिए रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में इंद्रधनुष क्रांति, अरे गुरुजी इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको क्या याद रखना है, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने से संबंधित है, यह भी आपको देखना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जल महलों की नगरी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल महलों की नगरी, ये आपको बताना है यहाँ पर। डीग, जयपुर, झालावाड़, रानी जी की बावड़ी। अरे दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा? जल महलों की नगरी। याद रखिए डीग, क्या याद रखना है? डीग। जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी डीग, जलदुर्ग, गागरोन, झालावाड़, ये आपको देखना है यहाँ पर। और रेगिस्तान का जल महल भाटोड़ों का कुआं, बाड़मेर। दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इंडोनी नृत्य के साथ जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये आपको इनमें से बताना है। ढोलक, शहनाई, अलगोजा, पूंगी और खंजरी। सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। इंडोनी नृत्य के साथ जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम बताओ यहाँ पर। अरे गुरुजी ऑप्शन डी होगा इसमें, तो पूंगी और खंजरी बजाई जाती है इंडोनी नृत्य के साथ। 14 नंबर का क्वेश्चन है, नेवर किस अंग में पहना जाता है? अरे नेवर किस अंग में पहना जाता है? हाथों में, पैरों में, गले में, बालों में? नेवर ऑप्शन बी होगा इसमें, पैरों में पहना जाता है ये तो नेवर। और देखो यहाँ पर पैरों में नेवर, घुंघरू, पायजेब, पायल, कड़ियां आदि। इसके बाद में हाथों में पचेली, पुंचिया, छेलकड़ी, हथफूल, ये सब हाथों में पहने जाते हैं। और गले में हार, झालर, हालरों, कंठी, गलपटिया आदि याद रखें। और बालों में मेमंद, सांकली, ये सब आभूषण है दोस्तों। 15 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अरे गुरुजी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो 7 मंजिला इमारत है कीर्ति स्तंभ, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। राणा कुंभा, बनवीर ने, बघेरवाल जीजा ने, ऋषभदेव जी ने? अरे गुरुजी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बघेरवाल जीजा ने। ऑप्शन सी याद रखें यहाँ पर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व था? 8वीं से 10वीं सदी तक आपको बताना है यहाँ पर राजस्थान में किस राजपूत वंश का राजस्व था या वर्चस्व था, ये आपको यहाँ पर देखना है। प्रतिहार वंश का, गोहिल वंश का, चौहान वंश का, किसी का भी नहीं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? अरे प्रतिहार वंश याद रखे यहाँ पर। 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक राजस्थान में किसका वर्चस्व था? तो याद रखे प्रतिहार वंश, राजपूत वंश याद रखे यहाँ पर। पुष्कर में स्थित वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने, अर्णोराज ने, सोमेंद्र ने, नुसरत खां ने? सही ऑप्शन का चयन करना है। अरे वराह मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था वो कौन है? अर्णोराज। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, याद रखे ये भी। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बताना है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ऑप्शन डी सही है इसमें, राष्ट्रीय मरु उद्यान। यह राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब इसके बारे में दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लो यहाँ पर। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? अरे याद रखे इसका जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर, बाड़मेर राष्ट्रीय मरु उद्यान। और क्षेत्रफल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला कब मिला? 1980 से 81 में। यहाँ पर क्या क्या है? गोडावन, हिरण, चौसिंगा, चिंकारा,
सांपों में पीवड़ा, कोबरा आदि पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य के भीतर ओकलवुड फॉसिल पार्क स्थापित किया गया है। क्या स्थापित है? अरे ओकलवुड फॉसिल पार्क। ये आपको यहाँ पर देखना है। पहले हमने देखा था सबसे बड़ा अभ्यारण्य, अब यहाँ पर आ गया सबसे छोटा अभ्यारण्य। राजस्थान में सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखे सरिस्का अलवर। इसका क्षेत्रफल है 3.122 वर्ग किलोमीटर। भरतपुर संभाग में कौन से जिले सम्मिलित नहीं है? यह आपको बताना है यहाँ पर। अरे भरतपुर संभाग में जो जिला सम्मिलित नहीं है उनका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो देखो यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग, गंगापुर सिटी, ये सब तो भरतपुर संभाग में आ जाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ और गंगानगर ये बीकानेर संभाग से संबंधित है। याद रखें यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर भरतपुर संभाग में कौन से जिले सम्मिलित नहीं है, यही तो पूछ रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार आपको ये देखना है। और आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? अरे आपको क्या बताना है? मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की भांति, नेत्रोद की तरह, पारितारिका की तरह। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो याद रखें इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे बी, उत्तल लेंस की भांति मानव नेत्र कार्य करता है। ये आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि का विकृत रूप क्या कहलाता है? भूमि का विकृत रूप क्या कहलाता है? भूमि से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो वायुमंडल, भूमंडल, मृदा प्रदूषण। भूमि का विकृत रूप ऑप्शन सी होगा इसमें, मृदा प्रदूषण। याद रखें यह भी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 अप्रैल, 1 मई, 8 मार्च। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। सबसे हल्का तत्व बताओ यहाँ पर। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम है, हाइड्रोजन है, प्लेटिनम है, हीरा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अरे यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे हल्का तत्व अभी हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद में और कौन कौन से तत्व और धातु है जो हल्की है, भारी है, कठोर है, चमकीली है, ये सब यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, और पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व। तो याद रखें पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। परमाणु के 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, रैंडम न्यूटन अणु कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी होगा इसमें सही। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देख लो परमाणु के बारे में। परमाणु की संकल्पना सन 1808 में जॉन डाल्टन ने दी। ये आपको देखना है यहाँ पर परमाणु की संकल्पना सन 1808 में जॉन डाल्टन ने की। ये याद रखना। परमाणु का शाब्दिक अर्थ क्या है? अविभाज्य कण है। इसमें 3 मौलिक कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको देखना है यहाँ पर। और दोस्तों क्या याद रखना है? परमाणु में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। परमाणु में सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो यह भी आपको याद रखना है। और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सजीवों में प्रोटीन का प्रमुख घटक है। सजीवों में प्रोटीन का प्रमुख घटक नाइट्रोजन, बॉक्साइड, फास्फोरस, सभी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन ए होगा इसमें।
सजीवों में प्रोटीन का प्रमुख घटक नाइट्रोजन, याद रखें। और दोस्तों कैसी लगी आज की टेस्ट सीरीज कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों ये क्लास अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।